तो क्या गिरफ्तार होगा बेंजामिन नेतन्याहू? आखिर तुर्की का एक बड़ा फैसला कैसे इसराइल को हिला गया और अमेरिका ने भी नेतन्याहू को आखिर किस तरह फंसा दिया? इन दो बड़ी रिपोर्ट्स के अलावा यह भी बताऊंगा कि यूरोप भी तुर्की को एक बड़ा और बेहद खास इनाम देने की हिमायत क्यों कर रहा है और वो इनाम है क्या। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो रिपोर्ट। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आजाद। तुर्की ने नेतन्याहू समेत 37 इस्राएली लीडर्स और फौजी अफसरों को गिरफ्तार करने का वारंट निकाल दिया है। क्या तुर्की सच में नेतन्याहू को गिरफ्तार करेगा? क्या वो कर पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस्तांबुल से उठे एक तूफान ने इसराइल की सियासत हिला दी है। हमास और इसराइल ने इस फैसले पर क्या कहा है वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी होगा, इसलिए हम वो भी बताएंगे। पहले इस खबर को खुलकर समझ लीजिए। 8 नवंबर की सुबह ये खबर दुनिया भर के अखबारों में दौड़ गई, बड़ी बड़ी लिखी गई। लिखा गया कि गजा के लिए तुर्की ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं किया। इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से गिरफ्तारी वारंट्स जारी हुए, वो भी सीधे इसराइल के हाकिमों के नाम। वारंट जारी हुए 37 इसराइली हस्तियों के खिलाफ। इनमें नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज, कट्टरपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर और इसराइली आर्मी का चीफ एयाल ज़ामिर उस तक के नाम शामिल हैं। ये तो 4 बड़ी हस्तियां हो गई। इल्ज़ाम ये हैं कि जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कत्लेआम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म। तुर्की के वकीलों ने कहा कि ये वारंट्स गजा में जारी कत्लेआम और उस मदद के काफिले यानी फ्लोटिला पर हमले से जुड़े हैं जिसे पिछले महीने इसराइली नेवी ने रोका था। वारंट कटने की खबर आई तो इसराइल बौखला गया। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर गिदेओन सार ने इस कदम को तुर्की के सदर एर्दोगान का पीआर स्टंट बताया, लेकिन तुर्की ने पलटवार करके कहा कि ये इंसाफ का ऐलान है, नाटक नहीं। 5 से 10% लोगों को भी ये तुर्की का ड्रामा लगेगा। वो ये कहेंगे इससे क्या होता है, लेकिन हमास को ऐसा नहीं लगता, उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं लगता। हो सकता है घरों में बैठकर एक तरफा राय बनाने वो लोग गजा और इसराइल के बारे में हमास से भी ज़्यादा समझदार हों। फिलहाल हमास ने तुर्की के इस फैसले का खुलेआम वेलकम किया, ये बता दूं। हमास के बयान में कहा गया, ये कदम तुर्की की आवाम और लीडरशिप के उस सच्चे जज्बे को दिखाता है जो इंसाफ, इंसानियत और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ भाईचारे के रिश्ते को मजबूती से निभा रहे हैं। ये हमास का बयान है, अनादोलू में जाकर पढ़ लीजिए। हमास ने दुनिया भर की अदालतों और हुकूमतों से मांग की है कि ये ज़ायनी लीडर चाहे कहीं भी हों, उनके खिलाफ मुकदमे चलाओ ताकि उन्हें इंसानियत के खिलाफ जुर्म करने का हिसाब देना पड़े। तुर्की के अदालती बयान में गजा में तुर्की की मदद से बने उस तुर्की फ़लस्तीन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल का भी जिक्र है जिसे इस साल मार्च में इसराइल ने बम से उड़ा दिया था। इसराइल का दावा था कि अस्पताल में हमास के लोग छिपे थे, हमास के लड़ाके छिपे थे, लेकिन तुर्की ने इसे इंसानियत पर हमला बताया था। कहा कि इसराइल झूठ के बहाने तमाम अस्पताल और इदारे उड़ा रहा है। याद रहे दोस्तों कि एर्दोगान पहले ही साउथ अफ्रीका के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे में इसराइल के जेनोसाइड केस में शामिल हो चुके हैं। अब ये वारंट्स एक और कदम है उस डायरेक्शन में जहां तुर्की शायद आगे बढ़कर इंटरपोल के जरिए नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग भी कर सकता है। अगर इस मामले में इंटरपोल पड़ा तो नेतन्याहू के लिए मुश्किल होगी। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि अमेरिका के रहते तुर्की या किसी भी मुल्क के लिए करवाना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका से भी कुछ टाइट हो गया है मामला। आज सुनाऊंगा, बताऊंगा। अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी पहले ही नेतन्याहू और उसके एक्स डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ वॉर क्राइम्स के वारंट जारी कर चुका था। आप सबको याद होगा। अब याद रखिए कि गजा में इसराइल के हमलों में अब तक करीब 69,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। 2 साल तक चली जंग में करीब 1.7 लाख लोग यानी कि 1.25 लाख लोग ज़ख्मी हुए और पूरा गजा मलबे में तब्दील हो गया। फिर भी 8 नवंबर को ये खबर पूरी दुनिया के अखबारों में शोर मचा रही है, लेकिन CNN को देखिए, वो अब भी जेनोसाइड को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहा है, जैसे वो जानता ही नहीं कि इसराइल ने गजा में क्या किया है। लिखो ना, कॉमा के बाहर सीधा जेनोसाइड लिखो। अब सवाल ये है, क्या तुर्की का ये कदम बस एक कानूनी ऐलान बनकर ही रह जाएगा या वो दिन भी आएगा जब किसी एयरपोर्ट पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी होगी?
जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि 8 नवंबर 2025 को इसराइल की सियासी ज़मीन हिल चुकी है। इस फैसले के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि तुर्की और इसराइल के बीच कोई सिफारती कह लीजिए, लेकिन कोई तिजारती ताल्लुकात नहीं है, बन नहीं पाएंगे। आप कैसे उस मुल्क के साथ तिजारत कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर समेत 36 लोगों के खिलाफ आपने खुद गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया हो? तो वो बातें भी झूठ हो जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। यूरोप में तुर्की को इनाम देने की गूंज का गूंजना शुरू हो चुका है। तुर्की को ईयू में शामिल करने की हिमायत जोर पकड़ रही है। पहले अंकारा से आई इस बड़ी खबर को सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका ने नेतन्याहू के गले का फंदा कैसे टाइट कर दिया है और कैसे नेतन्याहू एक बड़े क्राइम में फंसने जा रहा है। दरअसल रोमानिया की फॉरेन मिनिस्टर जोआना टायू ने ऐलान किया है कि तुर्की को यूरोपियन यूनियन की पूरी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक सी की सिक्योरिटी तुर्की के बिना अधूरी है। और ब्लैक सी पूरे यूरोप के लिए क्या मायने रखता है आप जानते होंगे। अंकारा में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टायू ने कहा कि हम तुर्की की ईयू में मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं। तुर्की की मौजूदगी यूरोप की और ख़ासकर ब्लैक सी की सिक्योरिटी की गारंटी है। तुर्की की मौजूदगी यूरोप और ब्लैक सी की गारंटी है, ये रोमानिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की के बीच बना नाटो का ट्राइलेटरल कॉपरेशन अब सिर्फ फौजी कॉपरेशन तक नहीं रहेगा, बल्कि उसे इकनॉमी और डिफेंस इंडस्ट्री तक बढ़ाया जाएगा। इकनॉमी में तिजारत आती है, डिफेंस इंडस्ट्री में हथियार बनाने के पैक्ट्स आते हैं, हथियार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। रोमानिया ने साफ कहा कि वो तुर्की में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है, खासकर डिफेंस इंडस्ट्री में, और तुर्की के साथ मिलकर ब्लैक सी से लेकर बाल्कन तक एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। दोस्तों, यूरोप के दिल से उठी ये आवाज़ अब यूरोपीय यूनियन के गलियारों तक जा पहुंची है। कहा जा रहा है कि तुर्की को बाहर नहीं, अब घर के अंदर लाने का वक्त आ गया है। अब वो खबर सुनिए जो आगे चलकर इसराइल और नेतन्याहू के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है, क्योंकि ये खबर नेतन्याहू के जेल जाने का रास्ता भी बन सकती है। तुर्की से अलग मामला है, क्योंकि इसमें गवाह खुद इसराइल और अमेरिका ही हैं। तो नेतन्याहू को कौन बचाएगा? अमेरिका की इंटेलिजेंस ने तकरीबन 1 साल पुरानी खबर से मुतालिक एक बड़ा खुलासा किया है। यूएस इंटेलिजेंस का कहना है, अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि इसराइल की फ़ौज यानी आईडीएफ के वकीलों ने खबरदार किया था कि गजा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान मुमकिना वॉर क्राइम्स के सबूत मौजूद हैं और ये फ़ौजी ऑपरेशन अमरीकी हथियारों के ज़रिए हुए थे। ये वॉर क्राइम्स अमरीकी हथियारों के ज़रिए आईडीएफ ने किए थे। 5 साबिक अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि पिछले साल अमरीकी इंटेलिजेंस ने यह मालूमात हासिल की थी कि इसराइली फ़ौज के वकीलों को खदशा था कि कुछ कार्रवाइयाँ कानूनी तौर पर गलत हो सकती हैं। ये खदशात इसराइल के आवामी दावों के या हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स थे, जिसमें वो अपने फ़ौजी ऑपरेशन को सही बता रहा था। 2 साबिक अमरीकी ओहदेदारों ने मज़ीद बताया कि ये मालूमात शुरू में अमेरिका की हुकूमत में ज़्यादा शेयर नहीं की गई थी और सिर्फ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी साल में दिसंबर 2024 में कांग्रेस को ब्रीफिंग देने से, यानी यूएस पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देने से पहले ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई गई। सिर्फ दिसंबर 2024 में। फिर भी कुछ नहीं किया बाइडेन ने और ट्रंप हुकूमत में आ गए। इस खुफिया और ट्रंप के ज़माने में अब ये खबर खुल रही। इस खुफिया इंटेलिजेंस के मुताबिक वाशिंगटन में तशवीश बढ़ गई है कि इसराइल मुमकिना तौर पर सिविलियंस और इमदादी कारकुनों को जानबूझकर निशाना बना रहा था। अगर ये साबित होता है तो इसे वॉर क्राइम्स करार दिया जा सकता है, जिसे इसराइल ने सख्ती से नकार दिया है, लेकिन फंस सकता है अपने ही घर से। इसराइल के फौजी वकीलों ने खुद इसराइल का भांडा फोड़ दिया है। इसराइल ने हमास के लड़ाकों को शहरी इलाकों से निकालने के बहाने आम लोगों और ह्यूमन राइट्स के कारकुनों को, ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स को निशाना बनाया, जो वॉर क्राइम्स में शुमार होता है। इसराइल हमास के नाम पर फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहा और दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करता रहा कि हम तो हमास को निशाना बना रहे हैं, जबकि उसने आम लोगों को मार डाला। इसराइल के फौजी वकीलों से मुतालिक यूएस इंटेलिजेंस का ये खुलासा ऐसे वक्त में सामने आया है जब इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती की बातें हो रही हैं और अमन का सुर अलापा जा रहा है।
اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ IDF کو جلد سے جلد باہر بھیجو۔ عالمی عدالت کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ICC ICJ وغیرہ کو۔ اگر اسرائیل کے خلاف ثبوت ہیں تو کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ سوال ہمارا ہے۔ فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ نتن یاہو کے نکیل ڈالنے کے لیے اور اسے سیز فائر پر قائم رکھنے کے لیے امریکہ نے اس کے کالے چٹھوں کی جھلک سی دکھائی ہے تاکہ وہ سنبھل جائے۔ یاد رکھیے گا کہ امریکہ اسرائیل کا حمایتی ہے، پھر بھلے ہی پرائم منسٹر نتن یاہو ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ بات میں نے آپ کو دوبارہ بتائی کیونکہ شاید پہلے آپ اس خبر کو سمجھے نہیں تھے۔ اب ذرا لنک کیجئے کہ آج نتن یاہو کے لیے کتنی مشکل کا سبب ہے، اور ہاں، ترکی کا نام گونج رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔